Hello students, today we shall start our discussion on chapter 6 Work, Energy and Power for class 11. In this first we shall discuss the meaning of work, then energy and finally the meaning of power. And also we shall discuss work energy theorem which gives a relation between work and energy. We shall also have a discussion on the potential energy, kinetic energy, and also on collisions, one-dimensional collisions, elastic as well as inelastic collision. So first we try to understand the meaning of work. बच्चों जैसा कि आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है, वर्क इज नथिंग बट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने 9th क्लास में बात की थी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क. But here we don't say it is the multiplication of force and displacement. Here in class 11 we will say that work is the dot product of force and displacement. Dot product, or we can say scalar product. Already we discussed the scalar product and vector product. स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर प्रोडक्ट्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर होता है, जबकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी के बराबर होता है. यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर हम एक ब्लॉक या ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं ये कंसीडर करते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, राइट, एंड आई वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट. यू सी, if you want to move any given object, then you have to do some work. जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलना चाहते हैं, whenever you want to change the position of an object, you have to ensure that some work is done against the frictional force. You see, there is a contact force between the surface, lower surface of the object and this surface on which this object is placed. In this direction, if you applied force or external force in forward direction, then static friction will work in the direction which is opposite to the applied force, and against that frictional force you have to do some work, right? So I am saying that this is the object of mass m, this is the object of mass m, and this is the horizontal direction. If I assume that this is the horizontal direction and I apply a force in this direction by making an angle theta with the horizontal. ये कुछ उसी तरीके का एग्जाम्पल है जैसे आपने एक टॉय कार ली और एक टॉय कार को रस्सी से बांधा. When you tie a toy car with a rope, और रस्सी को यहाँ से पकड़ करके आपने ऐसे खींचा, तो रस्सी को तो ऊपर की तरफ आप खींच रहे हो और ऑब्जेक्ट जो है आगे मूव करेगा, राइट. सो अज्यूम दैट, मान लीजिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स एफ लगाया, और उस वजह से क्या हुआ भाई, आप सब जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सरफेस, ऑब्जेक्ट की लोअर सरफेस और जिस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ये सब आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. और इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम, यदि इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स. यदि आप इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू एंश्योर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स acting between two surfaces, surface of object and surface on which this object is placed. क्लियर है? यदि आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की सरफेस और जिस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है उनके बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए इस अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल देगा. मान लेता हूं कि कुछ समय के बाद जब हमने इस
अप्लाइड फोर्स को F को इस ऑब्जेक्ट पर लगाया तो ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद यहाँ पहुंच गया, यानी इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन x, ये x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यदि मैं इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग की बात करूं, और वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ? नाउ assume that d is the displacement by which this object is moved from its initial position to its final position. Consider that this is the initial position and this one is final position. So the distance minimum or shortest distance between initial and final position is known as displacement. So if you apply this external unbalanced force on this object, then the position of this object will change definitely, and it is changing by small d. Means after a certain particular value of time, object has moved or covered this displacement small d. स्मॉल d डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी मोशन को जो अपोज कर रहा है वो कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो mg है वो तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वो n से बैलेंस हो जाता है, रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लिखें कि फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो फोर्स इज द वी कैन से therefore work may be defined as the product, पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं फिर समझेंगे, as the product of component of the force product of the component of the force in the direction of displacement, 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 यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो और किसका? एंड द मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, उसे हम वर्क कहेंगे। यानी वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? F cos थीटा इंटू डी। अब यहां पर ये F cos थीटा क्या है बेटा? F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे? आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानते हैं, यदि ये फोर्स F है और ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? F cos थीटा। कौन सा होगा? F cos थीटा। और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का वो कौन हुआ? F cos थीटा। तो ये F cos थीटा, और D क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आप कहेंगे कि जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रोल प्ले कर रहा है? इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है F का, वो इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, जो कि mg से बैलेंस हो जाएगा। किससे बैलेंस हो जाएगा? mg से। इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वो किससे बैलेंस हो जाएगा? F sin थीटा से, जो कि इसका परपेंडिकुलर फोर्स होगा। अब देखिए यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F D cos थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने F cos थीटा इंटू डी लिखा है, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा। मतलब क्या है? यदि इसको मैं D का डायरेक्शन लेता हूं, इसको मैं D का डायरेक्शन लेता हूं, तो F की डायरेक्शन में कौन हो जाएगा? D cos थीटा हो जाएगा।
यदि देखिए ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो डी इस तरफ ले लें, तो डी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में, वो क्या होगा, डी कॉस थीटा। तो एफ इंटू डी कॉस थीटा वो भी तो वर्क होगा, ठीक है। तो या तो ऐसे लिखिए एफ कॉस थीटा इंटू डी, या लिखिए एफ इंटू डी कॉस थीटा, एक ही बात है। तो ये एफ इंटू डी कॉस थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आ गया वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर होता है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। दो वेक्टर्स का यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वी हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। ये ए डॉट बी होगा, ये ए डॉट बी होगा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर एफ डॉट डी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वर्क, ये वर्क का डेफिनेशन हुआ। अब यूनिट की यदि मैं बात करूं, यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, जूल होता है, जिसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जो एनर्जी का यूनिट होता है वही वर्क का यूनिट होता है। इसके अलावा और यूनिट आप लिख सकते हो, देखिए यहां से आप लिख सकते हो 1 जूल क्या होगा, यदि W को 1 जूल लिखें तो फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को आप ले सकते हो क्या, 1 मीटर। तो यानी जूल इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यूटन मीटर। यानी वर्क का दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये दूसरा यूनिट हो जाएगा वर्क का, है या नहीं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाने से वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। सो यहां से कह सकते हो, सो वी कैन से दैट इफ 1 जूल वर्क इज डन by applying 1 Newton force on an object which displaces the object by 1 मीटर। जो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर रहा है, वो जो 1 न्यूटन का फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। कब, यदि वो फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे। तो ये 1 जूल की डेफिनेशन हो गई। वर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर कहें इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा फाइनली। और यहां से और डेफिनेशन आप दे सकते हो वर्क की, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे डेफिनेशन यहां से, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे जो है हम डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, ये जो फॉर्मूला आया है इससे हम लिख सकते हैं कि वर्क is dot product of force and डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मीनिंग हो गया वर्क का। अब वर्क कब नहीं होगा, कब होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, उन केसेज के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम ये बात कर लेते हैं कि वर्क डन 0 कब होगा, नो वर्क इज डन, दैट इज वर्क डन इज 0 इफ, कब होगी ये कंडीशन, ये कंडीशन कब होगी ये जानना चाहते हैं।
ये कंडीशन कब कब होगी, कब वर्क डन जीरो होगा। तो नंबर 1, यदि आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स यानी फोर्स जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट में की पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि जो वेट लिफ्टर होता है, वजन उठाने वाला, मान लीजिए उसने 150 किलोग्राम का जो मास है वो स्ट्रेटली उठाया, लिफ्ट किया ऑन ए सोल्जर, ठीक है, फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक उसने उठाया, डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। भाई जो वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर ये मान लीजिए वेट लिफ्टर है और इसने ये डंबल, ये मास है, मान लीजिए इसको लिफ्ट किया अपने सोल्जर पर, ठीक है। तो जो वर्क होगा किस पर, वर्क ऑन द लोड यानी वजन पर जो वर्क होगा, इसके द्वारा, इस वेट के द्वारा जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्रेविटी तो नीचे हो जाएगा mg, ठीक है, ग्रेविटी नीचे हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी नीचे हो जाएगा, यानी फोर्स लग रहा है, फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, जो कि इस ग्रेविटी से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। देखिए और बेटर एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक कुली कैरिंग ए हैवी लगेज ऑन हिज हेड, ठीक है, एक कुली है जो अपने सिर पर बहुत सारा वजन लादे हुए है, या जैसे ये कुली है, इसके सिर पर ये वजन रखा हुआ है और एक जगह खड़ा हुआ है ये व्यक्ति, तो क्या ये कोई वर्क कर रहा है, भले ही इसके सिर पर वजन रखने से इसके जो है पसीने छूट रहे हों, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, साइंटिफिकली ये कोई वर्क नहीं कर रहा है। साइंटिफिकली तो ये जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर, प्लेन प्लेटफॉर्म पर जब ये मूव करेगा तब भी कोई वर्क नहीं कर रहा है, जब ये सीढ़ियां चढ़ेगा या सीढ़ियां उतरेगा तो उस समय वर्क होगा, वो केस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा क्योंकि कुली ने जस्ट अपना जो भी हैवी लगेज है वो अपने सिर पर रखा हुआ है, हैवी लगेज को सिर पर रखा हुआ है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। जैसे आप कोई कार है, मान लीजिए इस कार में मान लीजिए एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है, ये व्यक्ति धक्का लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। F आपने 5 न्यूटन लगाया फॉर एग्जाम्पल, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो आप, यानी F का वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन कार आगे मूव नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इफ फोर्स अप्लाइड इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन वुड बी जीरो, ठीक है। सेकंड केस इसका उल्टा हो जाएगा, सेकंड केस इसका उल्टा हो जाएगा, यदि फोर्स जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, फोर्स जीरो है, जैसे कि किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर जब आप कोई फोर्स लगाते हो जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे मैं सेकंड केस ले लेता हूं, सेकंड केस हम लिखते हैं, इफ फोर्स इज जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, तो उस केस में भी वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए एक कोई भी ब्लॉक जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, ठीक है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल आप मान लीजिए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इधर बना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये मान लीजिए एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस टेबल पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। जब ये स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल
सरफेस है इस टेबल का, तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन जब जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो है, एक बार इस पर फोर्स लगा करके छोड़ दीजिए तो ये मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, ठीक है। और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है, ऐसा लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। तो यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स नहीं लगाने से भी वो मूव करता रहेगा, और उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस का ही अपोजिट था एक तरह से। थर्ड केस में हम चलते हैं। अब एक केस तो ये भी हो सकता है ना, इफ फोर्स इज जीरो, इफ फोर्स इज जीरो एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। फोर्स भी नहीं लगा रहे और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो उस केस में वर्क डन तो जीरो हो जाना ही है। एक पहले और दूसरा केस में हमने देखा कि यदि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक भी जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और दोनों जीरो हैं तो वर्क डन जीरो होगा ही होगा। कैसे? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ना तो इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ना तो इस पर फोर्स लग रहा है, सॉरी फोर्स जीरो है, ना तो इस पर फोर्स लग रहा है और ना ही इसकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, तो फोर्स भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट केस में यदि हम बात करें और कब वर्क डन जीरो हो सकता है, देखिए, इफ फोर्स इज नॉट जीरो, ठीक है, फोर्स इज नॉट जीरो एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, बट वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसा? इस केस में वर्क डन तब जीरो होगा जब जब एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर। कैसे हो? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? देखिए, एक कुली है, कुली आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर, बहुत सारा वजन अपने सिर पर लादे हुए लोगों का, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और साइंस ये कहता है कि वो कोई काम कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो देखिए ग्रेविटी होगा इस केस में, कुली एक प्लेन प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिए, सीढ़ी ना तो वो चढ़ रहा है ना उतर रहा है, अभी एक समतल जगह पर चल रहा है, प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। जब प्लेटफॉर्म पर चलता है कुली, ठीक है, समतल जगह है, प्लेटफॉर्म है, इस पर चल रहा है कुली, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी मास इसने अपने सिर पर रखा है, तो जो ग्रेविटी है वो नीचे लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इस तरफ जा रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ये एंगल है, या ये वाला जो एंगल है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, आप किसी भी तरफ का ले लो। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 होने से W इज इक्वल टू जो एफ एस कॉस थीटा है, इसमें थीटा 90 होने से ये एफ एस कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए साइंटिफिकली जो कुली है कोई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो सीढ़ियां उतरेगा या चढ़ेगा तो उस केस में वर्क करेगा। जब कुली सीढ़ी चढ़ेगा या सीढ़ी उतरेगा तो उस केस में उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये भी आप ध्यान रख लें, यहाँ पर नोट करके ये भी आप ध्यान रख लें। पहला नोट, वर्क कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। वर्क 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 कैन बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, जीरो तो हमने देख ही लिया, वर्क जीरो हमने देख लिया ऊपर वाले केसेज में। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव होगा? इफ, यदि थीटा की वैल्यू कहां से कहां है? 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, ठीक है। 90 होते ही तो वो जीरो हो जाएगा वर्क डन, तो 90 से कम है, ठीक है, लेकिन 0 से ज्यादा है, तो वर्क डन आप ध्यान रखिए कॉस थीटा जो आएगा वो कॉस थीटा इन सभी वैल्यूज के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप कॉस 0 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। आप थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, कॉस 45 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस 60 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
है या नहीं? यानी जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो या इक्वल जीरो पर भी हो जाएगा। इक्वल जीरो पर भी वर्क जो है पॉजिटिव ही होगा, मैक्सिमम वर्क होगा इक्वल जीरो पर। जब थीटा की वैल्यू इक्वल जीरो होती है तो वर्क मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिए। तो इस केस में वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क क्या आएगा इस केस में? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, वर्क पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस है वर्क कैन बी नेगेटिव। वर्क जो है नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। कब होगा नेगेटिव? नेगेटिव होगा यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? यदि थीटा की वैल्यू आपके 180 के बराबर या 180 हो जाए, 180 से कम हो लेकिन 90 से ज्यादा हो, ठीक है, 90 से ज्यादा हो, 90 नहीं, 90 से ज्यादा हो, क्योंकि 90 पर तो जो है जीरो हो जाएगा। 90 से ज्यादा हो थीटा की वैल्यू लेकिन 180 से कम या उसके बराबर हो, तो आप देखिए कॉस थीटा जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि 180 रखोगे तो नेगेटिव आता है कॉस थीटा, है ना। और कॉस 270 रखोगे, 270 पर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है तो वर्क डन जो है क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे एक कुली जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ये व्यक्ति जा रहा है सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखिए mg तो नीचे रहेगा, mg नीचे रहेगा, mg तो नीचे रहेगा, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 90 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया? 90 से ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो जाना है। कैसे हो जाना है? नेगेटिव हो जाना है, ठीक है, वर्क डन। और यदि वर्क डन नेगेटिव होगा सीढ़ियां चढ़ते समय, और सीढ़ियां यदि उतर रहा है व्यक्ति, सीढ़ियां उतर रहा है, मान लीजिए ये सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, सीढ़ियों से नीचे आएगा तो देखिए mg तो नीचे ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इस तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स ये हो गया, और ये थीटा 90 से कम हो जाएगा। थीटा 90 से कम होते ही वर्क जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीढ़ियां चढ़ते समय और सीढ़ियां उतरते समय वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। सीढ़ियां यदि चढ़ रहा है तो वर्क डन जो है नेगेटिव, सीढ़ियां उतर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हमने जाना कि वर्क क्या है और कब वो जीरो होता है, और कब जो है पॉजिटिव होता है, और कब नेगेटिव होता है, किन किन कंडीशंस में वर्क डन जीरो होता है, ये भी हमने जान लिया। अब हम एक बात कर लेते हैं कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? यदि वर्क के डायमेंशन की बात कर ले हो एग्जाम में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। तो देखिए W इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? F डॉट एस लिखा, ठीक है, F डॉट एस लिखा। डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है l, ठीक है। तो ये क्या आ गया? m1 l1 ये है और 1 ये है, तो l2 हो गया, और t माइनस 2। सिंपली ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वर्क का। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? वर्क का, ठीक है। एसआई यूनिट मैंने आपको पहले बता ही दिया। एसआई यूनिट वर्क का क्या है? जूल है, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पर रखा हुआ है। और सीजीएस यूनिट भी होता है वर्क का, आप जानते होंगे। सीजीएस यूनिट अर्ग होता है बेटा, क्या होता है? अर्ग होता है। और कई बार आपको ये भी काम आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो उसको जूल में, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका काम आएगा, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 कैलोरी क्या होता है? 4.186 जूल, जिसको हम नॉर्मली 4.2 भी ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 1 किलोवाट आवर
ये पता ही होगा हमको 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन में हमारे काम आएंगे। किस में काम आएंगी? कन्वर्जन में काम आएंगी। ठीक है, ऐसे ही 1 जूल को अर्ग में लिखना चाहें तो 10⁻7 अर्ग होता है। अर्ग जो है CGS यूनिट है वर्क का। ठीक है, तो 1 अर्ग यहाँ से 10⁻⁻7 जूल आ जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये वर्क के बारे में बात होगी। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी 9th क्लास में आपने बहुत पढ़ा है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी of an object to do work। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि भाई हाँ ये तो 8 घंटे काम कर सकता है, ये तो 4 घंटे काम कर सकता है, ये तो 4 घंटे में जो है इतना, मान लीजिए कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा खोद रहा है, तो एक व्यक्ति ने 4 घंटे में मान लीजिए 20 गड्ढे खोद दिए और एक व्यक्ति ने जो है 4 घंटे में मात्र 5 गड्ढे ही खोदे। तो ज्यादा काम किसने किया? जिसने 20 गड्ढे खोदे। ठीक है, 20 गड्ढे खोदे, इसका मतलब हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें स्टेमिना ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से कहते हैं। तो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी, यानी क्षमता है, एबिलिटी है किसकी? वो काम करने की। सिंपल सी डेफिनेशन है। यूनिट क्या होता है? यूनिट SI यूनिट ऑफ एनर्जी वही होता है जो वर्क का होता है। क्यों होगा वही? क्योंकि ये भी तो कैपेसिटी टू डू वर्क है, ये भी तो कैपेसिटी टू डू वर्क है। तो जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा, जूल। अब एनर्जी वैसे तो बहुत टाइप की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर में 2 टाइप मेनली बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन 2 बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या फिर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कह दो या चेंज इन पोजीशन कह दो, चेंज इन पोजीशन या पोजीशन और पोजीशन सिंपली ऐसे भी कह, कॉन्फ़िगरेशन को पोजीशन भी कह सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। और ये m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। v क्या है? वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और h क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी अर्थ से ऊंचाई पर जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तो पोजीशन, यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जब ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक। ठीक है, अभी इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप की एनर्जी की हम बात करेंगे। इनके डेरिवेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट की यदि हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? ऐसा यूनिट जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है?
जूल होता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स की बात हो गई। अब एक हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमें वर्क और एनर्जी के बीच रिलेशन देता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम, या कहेगा कि स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस या सिंपल मेथड से। दो टाइप के मेथड हैं इसको डिराइव करने के। वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखें। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एज पर दिस थ्योरम द total amount of work done is equal to the change in kinetic energy. Total amount of work done is equal to the change in kinetic energy. इसका मतलब W इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? डेल्टा K लिखते हैं। और डेल्टा क्या बता रहा है? चेंज को बता रहा है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? KF माइनस KI, KF माइनस KI। KF माइनस KI। KF क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और KI क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। KF क्या है बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और KI क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू डेल्टा K। W है वर्क डन और डेल्टा K है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दें। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी को K डॉट E लिखो या K लिखो। ठीक है, यहाँ कई बुक्स में ये इसको E के लिख रखा है, अलग अलग सिंबल्स हैं। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को कई बुक्स में EP भी लिख रखा है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, सिंबल हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बताएगा, यानी डेल्टा K को बताएगा। और ये किसके बराबर होता है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे इस स्टेटमेंट को समझें, तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, और ये मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। इस पर मैंने फोर्स लगाया तभी तो मूव कर रहा है, फोर्स F लगाया। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m इंटू यू स्क्वायर। और इसके कारण ये अपनी कोई दूसरी पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, और बाद में इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, v, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल। तो इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जो किस वजह से हो रहा है? फोर्स के कारण हो रहा है। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम और उसके कारण वर्क डन हो रहा है। तो जो टोटल वर्क डन होगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो इस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ये कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको प्रूव करेंगे। दो मेथड है इसको प्रूव करने के लिए। प्रूफ, एक तो सिंपल हम इक्वेशन ऑफ मेथड से, इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ। जब आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन में कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मेथड ऑफ कैलकुलस आपको एग्जाम में मेंशन कर दिया है तो वो सेकंड मेथड में हम डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट मेथड देखिए, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, या v0 स्क्वायर, जो भी आप लिखते हो, v0 लिख रहे हो, इनिशियल स्पीड को v0 लिख लो। चलो ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस, इसको दोबारा लिख देता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, ये होता है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax,
और इस पूरी इक्वेशन में मैं अब क्या करता हूँ, हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में हाफ एम से, तो हाफ एम से लेफ्ट साइड में और हाफ एम से राइट साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट साइड में जो ये एक्सप्रेशन है इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करके एम वी जीरो स्क्वायर लिख दिया, और इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो एम इंटू ए इंटू एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। यदि यहाँ पर के एफ निकालोगे तो ये क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, के एफ। ठीक है, के एफ। और जो के आई है इस ऑब्जेक्ट पर जब आपने फोर्स लगाया तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, है या नहीं। तो हाफ एम वी स्क्वायर को तो आप के एफ लिख सकते हो, और हाफ एम वी जीरो स्क्वायर को आप के आई, और यहाँ पर एम ए को क्या लिख सकते हो, एफ, और इंटू एक्स। और एफ इंटू एक्स आप जानते हो वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन होता है। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू ये आ गया, जिसको आप और क्या लिख सकते हो, डेल्टा के। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है, के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू डेल्टा। या फिर इसको उल्टा करके ऐसे लिख लो, डेल्टा के। यही तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सिंपली हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा। ये तो एक सिंपलेस्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड भी है इसको प्रूव करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलस। सेकेंड मेथड इसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड मेथड, जिसे हम मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलस भी कहते हैं, या एनालिटिकल मेथड भी आप कह सकते हो, एनालिटिकल मेथड किसी भी नाम से आ सकता है, कि स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड डिराइव इट और प्रूव इट यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस और एनालिटिकल मेथड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आप देखिए, सिंस काइनेटिक एनर्जी of an object having mass small m and moving with velocity v is written as, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है k, ये क्या लिखी जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखी जाती है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, डी के अपॉन डी टी कर दिया। इधर भी डी अपॉन डी टी किसका करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, और यहाँ राइट इधर तो ऐसे ही रहने दिया, डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 का होगा नहीं, टाइम पर थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मास भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, वी स्क्वायर का होगा। अब आप एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, याद हो गया होगा अब आप तो आपको। यदि आप निकालते हैं डी अपॉन डी टी एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ टी है इसलिए। ठीक है, ये आएगा। तो एन की जगह हमारे पास क्या है, एन की जगह हमारे पास क्या है, एन की जगह 2 है। ठीक है, और एक्स की जगह क्या है, वी है, तो रखिए 2 इंटू वी की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दो, एम, और ये वी बचेगा, डी वी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा सिंपली। अब डी टी से डी टी कैंसिल हो रहा है, डी टी से डी टी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दें, ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन, ये पूरा ऑपरेटर है, इसलिए सिंपली आप इसको ऐसे लिख देंगे, एम बी डी वी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, एम बी डी वी, ये लिख दिया, एम बी डी वी। अब देखिए जरा, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सको, इसको ऐसे लिख लो आप, डी के अपॉन डी टी, एम बी डी वी अपॉन डी टी जो है ना, इसको इसी स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी स्टेप को डी के अपॉन डी टी, अभी डी टी को कैंसिल मत करो, आप ऐसे लिख लो इसको, एम
और यहाँ क्या है ये v, और dv अपॉन dt क्या होता है याद करो। dv अपॉन dt मैंने आपको बताया था क्या होता है। dv अपॉन dt क्या होता है, a होता है एक्सिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। तो यहाँ से dk अपॉन dt इज इक्वल टू a को m के साथ लिख लो, m इंटू ए और v, ठीक है। अब m इंटू ए तो आप जानते हो फोर्स होता है, और v की जगह आप लिख सकते हो dx अपॉन dt, लिख सकते हैं या नहीं, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, dx अपॉन dt। अब dt अब यहाँ पर कैंसिल, अब इसको ऐसे लिख लो dk इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये था आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास कितना था, m था, और इस पर ये मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इस पर फोर्स लगाया आपने, कौन सा फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, अपनी फाइनल पोजीशन में चला गया, ये फाइनल पोजीशन है मान लीजिए इसकी, ठीक है। जब यहाँ इनिशियल पोजीशन पर था तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या आई, और जब फाइनल पोजीशन पर गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, डी के काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ बदल रही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। अब डी एक्स यानी डिस्प्ले पोजीशन में कहाँ से कहाँ चेंज आ रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये चेंज आ रहा है। अब देखिए जरा यहाँ पर डी के, जैसे कि आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, याद कर लिए होंगे आपने, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो डी के का क्या हो जाएगा, डी के का के हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, के आई से के एफ। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। अब फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है, पोजीशन फोर्स तो उतना ही लग रहा है ना, तो फोर्स ये है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, डी एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन, एक्स हो गया, और पोजीशन का लिमिट क्या है, एक्स आई से एक्स एफ। अब लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ के की जगह के एफ रखोगे, माइनस लोअर लिमिट के आई रखोगे, इज इक्वल टू एफ, यहाँ एक्स की जगह एक्स एफ रखोगे, और यहाँ एक्स आई रखोगे, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, जो लेफ्ट साइड में आया ये क्या है, जो लेफ्ट साइड में आया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यानी डेल्टा के है, और ये एफ इंटू डेल्टा एक्स है, इंटू डेल्टा एक्स हो गया, चेंज इन पोजीशन है। अब ये क्या होता है, डेल्टा के तो लेफ्ट साइड में, और एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, तो डब्ल्यू आ गया। तो ये यही क्या आ गया आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। तो इस तरीके से इस मेथड ऑफ कैलकुलस यानी एनालिटिकल मेथड से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में कोई भी मेथड पूछ सकता है, और इस मेथड को, एनालिटिकल मेथड को ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल मेथड तो सब कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में यदि आपको ये पूछ रहा है कि स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड डिराइव इट, तब आप फ्री हैं, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि मेथड का नाम मेंशन किया है तो उसी मेथड से आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।